नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या मनोज वशिष्ठ सचमुच भगोड़ा और वांटेड था? क्या सचमुच मनोज की तलाश कई राज्यों की पुलिस को थी, जैसा कि मनोज का एनकाउंटर करने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कह रही है? अगर स्पेशल सेल का दावा सही है तो फिर सवाल ये उठता है कि खुद स्पेशल सेल की टीम समेत किसी भी राज्य की कोई पुलिस कभी मनोज को ढूंढने उसके घर क्यों नहीं गई? जाहिर है कहानी कुछ और ही है। मनोज वशिष्ठ का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से क्या रिश्ता था? क्या स्पेशल सेल के अफसर मनोज से उगाही करते थे? क्या स्पेशल सेल के आला अफसरों से मनोज पहले भी मिलता रहा है? क्या शनिवार की रात भी पुलिस बस उगाही के लिए मनोज के पास गई थी? ये मनोज है। मनोज ने अपने फेसबुक पर बहुत सी तस्वीरें और कुछ वीडियोस भी डाल रखी थी। और ये मनोज के फेसबुक का स्टेटस है। इसे पढ़कर साफ पता चलता है कि मनोज का पुलिस के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था और पुलिस के बारे में उसकी राय भी अच्छी नहीं थी। हिंदुस्तान में सब कुछ बदल रहा है, सिर्फ पुलिस महकमे के सिवा। भ्रष्ट नेता को तो जनता बदल देती है, मगर भ्रष्ट पुलिस अफसर का सिर्फ तबादला होता है। मनोज का ये स्टेटस इसी महीने 12 मई का है। अब इत्तेफाक देखिए, उसकी मौत के बाद अब ये खबर आई है कि शनिवार को मनोज के एनकाउंटर में शामिल स्पेशल सेल के सभी 9 पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया है। साथ ही एसआईटी के साथ साथ अब विजिलेंस इंक्वायरी का भी ऑर्डर दे दिया गया है। मनोज के ये कुछ और फेसबुक स्टेटस हैं। इनमें भी वो भ्रष्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की बातें कर रहा है। अब मनोज और स्पेशल सेल के रिश्ते को समझना है तो उसके लिए पहले मनोज की पत्नी का ये इल्जाम सुन लीजिए। उन्होंने 29 अप्रैल को भी उनको रोका था यहाँ पर एयरपोर्ट से आते टाइम, और उस टाइम भी वो लोग 60,000 रुपए लेकर गए थे। और अभी जहाँ तक हमें लगता है कि पैसों की बात नहीं बनी होगी और उन्होंने शूट कर दिया। पत्नी के इल्जाम के अलावा पटियाला हाउस में अग्रिम जमानत की अर्जी भी मनोज और स्पेशल सेल के रिश्ते की पोल खोलती है। इससे साफ पता चलता है कि स्पेशल सेल मनोज को पहले से जानती थी। रिश्ता और साफ हो और स्पेशल सेल का झूठ और बेनकाब हो सके, इसके लिए एक बार बागपत के उस गांव के प्रधान की बात भी सुन लीजिए जिस गांव का मनोज रहने वाला था। मैंने कभी यहाँ पुलिस को नहीं देखा और किसी भी प्रकार का इसमें कोई ऐब नहीं था किसी तरह का, और समाज सेवी रहा है। इसने जितने भी काम किए समाज सेवा के किए हैं और 101 लड़कियों की शादी कराई, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दिया। गांव वालों और प्रधान को छोड़िए, खुद बागपत के एसपी शेखर ने आज तक को बताया कि वो पिछले 4 महीने से यहाँ तैनात है और इन 4 महीनों में कभी दिल्ली या किसी और राज्य की पुलिस मनोज की तलाश में न उनके गांव आई और न ही लोकल पुलिस के पास या खुद उनके पास। एसपी साहब के मुताबिक दिल्ली पुलिस पहली बार रविवार को बागपत आई थी, यानी मनोज के एनकाउंटर के अगले दिन। मनोज के गांव के इंस्पेक्टर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कभी किसी भी राज्य की पुलिस मनोज की तलाश में गांव तक नहीं आई। काफी रिकॉर्ड भी देखा गया, कोई प्रमाणिक साक्ष्य भी हमारे इस तरह से नहीं मिल पाया कि थाने में इनके खिलाफ कोई संगीन अपराध पंजीकृत हुए या छोटे मोटे इसके अलावा कोई पंजीकृत हुए। मनोज बहुत बड़ा जालसाज है, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, ऐसा है दिल्ली पुलिस का मानना है। लेकिन अगर बागपत पुलिस की माने तो आज तक कोई भी पुलिस मनोज के बारे में पूछने बागपत के थाने पर नहीं फटकी। अब सवाल ये उठता है कि जब स्पेशल सेल की नजर में मनोज इतना बड़ा जालसाज और वांटेड था तो पुलिस की टीम कभी उसके गांव उसे तलाशने क्यों नहीं गई, जबकि गांव वालों के मुताबिक मनोज अक्सर गांव आता रहता था। यानी हालात यही बता रहे हैं कि मनोज कहीं भागा नहीं था, बल्कि वो हमेशा स्पेशल सेल की निगाह में रहा। तो फिर शनिवार को ऐसा क्या हुआ कि मनोज की जान ही चली गई? तो मनोज के घर वालों की माने तो स्पेशल सेल के कुछ लोग लगातार मनोज से पैसे की उगाही करते थे। उस पर फर्जीवाड़े का इल्जाम था और दिल्ली के 3 थानों में 4 FIR भी दर्ज।
इसी के एवज में सेल के कुछ लोग मनोज से पैसे की मांग कर रहे थे, पर मनोज उन्हें टाल रहा था। शनिवार को इसी सिलसिले में मनोज पर दबाव बनाने के लिए रेस्तरां में पुलिस टीम पहुंची, मगर वहां गोली चल गई और मनोज अपनी जान से हाथ धो बैठा। दिल्ली से चिराग गोठी और अनुज मिश्रा के साथ नितिन जैन, बागपत, आज तक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नीयत पर खुद वो सीसीटीवी फुटेज भी शक और सवाल खड़े करती है, जिसे दिल्ली पुलिस ने सोमवार को मीडिया को जारी किया था। 30 सेकंड के इस वीडियो की धुंधली तस्वीरों में भी कई राज छुपे हैं, और राज के साथ ये सवाल भी कि सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सचमुच धुंधली ही थी या फिर उसे जानबूझकर धुंधली दिखाई गई है। सीसीटीवी कैमरे का ये वो फुटेज है जो दिल्ली पुलिस ने सोमवार को मीडिया को जारी किया था। और ये दिल्ली पुलिस के उसी सीसीटीवी फुटेज का दूसरा वर्जन है। इसकी पिक्चर क्वालिटी को आज तक के वीडियो एडिटर ने कुछ बेहतर किया है। अब इन दोनों तस्वीरों को देखिए। जाहिर है दिल्ली पुलिस ने जो फुटेज जारी किया उसकी क्वालिटी बेहद खराब है। तस्वीरें बेहद धुंधली, इतनी कि साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये भी नहीं कि कौन किस पर कब गोली चला रहा है। जबकि आज तक के वीडियो एडिटर की कोशिश के बाद तस्वीरें थोड़ी बेहतर जरूर नजर आ रही हैं, मगर फिर भी इतनी साफ नहीं कि सब कुछ साफ साफ दिखे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीसीटीवी कैमरे की क्वालिटी सचमुच इतनी खराब थी? क्या सागर रत्ना जैसे नामचीन रेस्तरां में, जिनकी देश भर में रेस्तरां की चेन है, वहां इतना घटिया सीसीटीवी कैमरा लगा था, या फिर सच कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर तस्वीरें ऐसी जारी की हैं जिसमें उनके हिसाब से सब कुछ दिखाई देते हुए भी कुछ भी दिखाई न दे? नहीं, इसको देख के बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्लियर फुटेज है या किसी एक नतीजे पे हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं इसको देखते हुए। तो एक्सपर्ट के हिसाब से भी सीसीटीवी कैमरे की ये धुंधली तस्वीरें सवाल पैदा करती हैं। सवाल सिर्फ पिक्चर क्वालिटी को लेकर नहीं, बल्कि फुटेज को एडिट करने को लेकर भी। एक्सपर्ट की माने तो बहुत मुमकिन है कि ये वीडियो एडिट करके जारी किया गया हो। हालांकि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं, ये सिर्फ जांच से ही पता चल सकता है। लेकिन इस वीडियो को देख के ये नहीं कहा जा सकता कि ये एडिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन ही नहीं है, जिसमें जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से इसके बारे में भी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। दरअसल ये वीडियो इस केस में एक अहम सबूत है, मगर तभी जब इसकी तस्वीरें साफ साफ बोले। वैसे दिल्ली पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है वो कुल 30 सेकंड का है, जबकि स्पेशल सेल की टीम रेस्तरां में करीब 20 मिनट तक रुकी थी। जाहिर है वारदात से पहले और बाद की भी तस्वीरें इस एनकाउंटर के सच से पर्दा हटाने में मददगार साबित हो सकती है। पर सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस वो तस्वीरें जारी करेगी? कोई चीज़ ऑब्जेक्ट को मिस करना वहाँ से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। इस फुटेज के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, ना कि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे किसी को कि वो कौन शख्स हो सकता है। धीरज जी का साफ तौर पे यही कहना है कि एडिटिंग संभव है, लेकिन इसमें इस तरीके की चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं ये बता पाना बेहद मुश्किल है। वैसे दिल्ली पुलिस ने 30 सेकंड का ये वीडियो भी यूं ही जारी नहीं किया था, बल्कि उसे ये वीडियो दबाव में जारी करना पड़ा। उस पर दबाव इस बात का था कि जब एनकाउंटर सच्चा है तो फिर वो सीसीटीवी की तस्वीरें क्यों छुपा रही है। इसी के बाद ये तस्वीरें मीडिया को जारी की गई, लेकिन बेहद एहतियात और हर फ्रेम को बारीकी से देखने के बाद ही। अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यानी वो एलिट फोर्स जिससे खुद दिल्ली पुलिस के ही कई दूसरे महकमे चलते हैं। इस फोर्स का गठन खासतौर पर आतंकवाद से निपटने के लिए किया गया था, मगर गठन के बाद से ही सेल
अपने कई अफसरों की वजह से बदनाम होता रहा। सेल के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसीपी राजवीर प्रॉपर्टी डीलर की गोली का शिकार हुए तो बाकी कई अफसरों पर उगाही के इल्जाम लगे। वो बंदूक के दम पर प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, वो जान लेने की धमकी देकर वसूली करते हैं, वो बेगुनाहों को आतंकवादी बनाकर जेल में डाल देते हैं, वो फर्जी एनकाउंटर में किसी की भी जान ले लेते हैं। यानी वो कहने को तो पुलिस वाले हैं, लेकिन अपनी करतूतों से कई बार शातिर गुनहगारों को भी पीछे छोड़ देते हैं। जिस स्पेशल सेल के सबसे ताजे एनकाउंटर को लेकर उठ खड़े हुए सवालों ने पूरी दिल्ली पुलिस को घेर लिया है, उसी स्पेशल सेल के हिस्से न मालूम ऐसे कितने ही संगीन इल्जाम कब से चस्पा हुए पड़े हैं। या यूं कहें कि आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए बनाई गई दिल्ली पुलिस की इस स्पेशल सेल की वर्दी पर अब शायद ही कोई ऐसा संगीन इल्जाम है जिसका बदनुमा दाग इस पर न लगा हो। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस के अफसर गाहे बगाहे न सिर्फ अपने इन पुलिस वालों की शान में कसीदे पढ़ते हैं, बल्कि उनका बचाव भी करते हैं। ऑफिसर्स जिनके आपने अखबारों में नाम लिए हैं, इन अफसरों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो दिल्ली शहर को महफूज रखने के लिए उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों से लिखने की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने सेल के ऐसे पुलिस वालों के हक में ये बातें तब कही थी जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने लियाकत नाम के एक पूर्व आतंकवादी की फर्जी गिरफ्तारी पर स्पेशल सेल की पोल खोल कर रख दी थी। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। स्पेशल सेल के ऐसे बदनाम पुलिस वालों पर कोई असरदार कार्रवाई होना तो दूर, दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन तक नहीं लिया। लेकिन ये स्पेशल सेल के हिस्से में कलंक का कोई पहला और इकलौता मामला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी अनगिनत मामलों में स्पेशल सेल से जुड़े अफसरों ने अपनी और महकमे की किरकिरी करवाई। तकरीबन 50 एनकाउंटर्स की बदौलत दिल्ली पुलिस का पहला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने वाले एसीपी राजवीर सिंह को ही लीजिए। महज 13 सालों में सब इंस्पेक्टर से एसीपी के ओहदे तक पहुंचने वाले राजवीर पर अपने खौफ के दम पर जबरन वसूली करने के न मालूम कितने ही इल्जाम लगे और आखिरकार ऐसे ही एक संदेहास्पद मामले में साल 2008 में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली का शिकार बनकर उनकी जान चली गई। ठीक इसी तरह एक दूसरे एसीपी एसएस राठी ने 2 बेगुनाह कारोबारियों को फर्जी एनकाउंटर में ही ढेर कर दिया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ताउम्र कैद की सजा मिली। इसके बाद साल 2006 में डीसीपी संजीव यादव ने जिन 5 गुनहगारों को सोनिया विहार के एक एनकाउंटर में मौत की नींद सुला दिया था, उस एनकाउंटर को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शक के दायरे में रखा। लेकिन स्पेशल सेल की करतूतों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। फिर चाहे वो इजरायली दूतावास की गाड़ी पर हमले का मामला हो, खुद अपने ही इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त की रहस्यमयी हालत में मौत का मामला, आईपीएल की मैच फिक्सिंग जांच में धांधली का इल्जाम, या फिर अब मनोज वशिष्ठ का एनकाउंटर। मनोज वशिष्ठ एक विवादित एनकाउंटर में मारा गया और अब मनोज वशिष्ठ के जाने के बाद उसकी फेसबुक के पोस्ट और उसके घरवालों के इल्जाम कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अगर इन पोस्ट और घरवालों के बयान पर जाएं तो इस बात का एहसास होता है कि मनोज स्पेशल सेल का एक ऐसा शिकार था जिसका स्पेशल सेल के कुछ पुलिस वाले नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे। और अब एनकाउंटर के बाद इस एनकाउंटर के पर्दे के पीछे की कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। सेल के हिस्से में बहादुरी के जितने तमगे हैं, बदनामी के दाग कहीं उससे भी ज्यादा। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।